तो सब कोई शांति बैठ जाए, जो आए हैं वो, जो ना आए हो उनको हैप्पी मकर संक्रांति। आज हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 2 जो शुरू किए थे उसका तीसरा क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में, ठीक। और उसके बाद मौर्योत्तर काल थोड़ा सा देखेंगे, यानी मौर्य वंश के बाद क्या हुआ। बस ये वो खाली मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आया था, तो शुंग वंश के खाली पढ़ेंगे। और बाकी जो बचा मौर्य वंश के टाइम पर दक्षिण भारत के तरफ और कौन कौन से वंश थे उनको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सम्राट अशोक, मौर्य वंश के प्रशासन, उसमें अशोक ने क्या क्या सुधार किए वो, और मौर्य वंश के बाद के शुंग वंश जो था उसके बारे में, ठीक है। कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेंगे, तो ध्यान दे करके क्लास खत्म करने के बाद आप लोगों से हम सुनेंगे, ठीक। ये आपकी प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानती। इधर देखिए, हमने ये सब पढ़ लिया था कि बिंदुसार राजा बना था और उसके दरबार में कौन आया था नहीं आया था, उसके टाइम पे जो तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था जहां अशोक गया था दबाने के लिए, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ लिए हैं। वो आजीवक को मानता था, आजीवक संप्रदाय को। और हम लोग को शुरू कहाँ से करना था? सम्राट अशोक से। मौर्य वंश में सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा हुआ है तो दो गो है, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा है तुम्हारा अशोक। भारतीय इतिहास में 3 ऐसे राजा हुए हैं। भारतीय कहो कि हम लोग ऐसे विश्व में भी देखें तो, और जब हम खास करके भारतीय पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास में हम लोग 3 लोगों को महान की उपाधि देते हैं। सबसे पहले सिकंदर महान, फिर अशोक महान और अकबर महान। भारतीय इतिहास में इन 3 शासकों को महान माना जाता है, क्योंकि इन लोगों का जो काम था वो बहुत ऊपर लेवल के था, अलग था। एक सिकंदर जो पूरे विश्व को जीतने चला था, एक अशोक जिसको पहले तो चंडाशोक कहा जाता था। चंडाशोक मतलब एक तरह के चंडाल, वो मार्केट में खाली विश्वास करता था, लेकिन बाद में उसको धर्माशोक कहा गया, धर्म के राह पे चल करके शासन किया। और तीसरा में आता है अकबर, क्योंकि अकबर एक मुसलमान होते हुए भी जिस प्रकार से वो शासन चलाया बाकी मुसलमान शासकों से बेहतर चलाया, तो इस वजह से उसको महान माना जाता है। तो ये है हमारे 3 महान, और उसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज अशोक महान के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में, उसका स्रोत क्या है? बौद्ध ग्रंथ। जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें हम लोगों को इसकी जानकारी मिलती है। अशोक के जो शिलालेख हैं उससे मिल जाएगा, उसके अभिलेख जो हैं वो उससे मिल जाएगा। हम आप लोगों को बता चुके हैं ना कि अशोक के शिलालेख को 4 भागों में बांटा गया है। शिलालेख, अभिलेख, लघु शिलाभिलेख और उसके बाद एक गुहाभिलेख, ठीक है ना। चारों बता दिए हैं, अभिलेख, शिलाभिलेख, लघु शिलाभिलेख और गुहाभिलेख या गुहालेख, जो गुफा में जो लिखा जाता था, तो वो 4 हैं। तो उन सब से हमको इसकी जानकारी मिलती है, और जानकारी ये मिलती है कि कब लगता है 72 में, 272 ईस्वी में, ईसा पूर्व में बिंदुसार की हो जाती है मृत्यु, समझ गए। और मृत्यु होने के बाद ऐसा माना जाता है, लेकिन इसमें विवाद भी है, कई सारी बातें हैं, लेकिन माना जाता है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे, और बिंदुसार के मरने के बाद ही उन 100 पुत्रों में राजा बनने को लेकर के झगड़ा हो गया, ठीक। सब एक दूसरे से लड़ रहा है कि मैं राजा बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। और इसमें विजयी कौन होता है? अशोक, ठीक। कहा जाता है उसने अपने 99 भाइयों की हत्या की, और तब जाकर के वो मगध के गद्दी पर बैठा था। 100 में से 99 को मार दिया, सिर्फ ये बचा, इसलिए इसको चंडाशोक कहा जाता है, समझ गए। तो देखो यहाँ पे बौद्ध स्रोत से हमको पता चलता है, बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि बिंदुसार की मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद लगभग यहाँ पे जो उसके पुत्र थे उनके भी संघर्ष शुरू हुआ। और कितने पुत्र थे उसके? 100 पुत्र थे, जिसमें एक अशोक भी था। तो अशोक ने अपने 99 भाइयों की क्या कर दिया? हत्या कर दी, और उसके बाद मगध के गद्दी पर बैठा। कब? 269 ईसा पूर्व में। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई है? 272 ईसा
73 है, 73, और राजा बनता है 4 साल बाद। तो ये जो 73 से 69 के बीच के जो 4 साल हैं, वो 400 साल आखिर चल क्या रहा था? उसके मृत्यु के बाद कोई राजा क्यों नहीं बना 4 साल तक? तो 4 वर्षों तक यही संघर्ष चल रहा था भाइयों के बीच, कौन राजा बनेगा, और अंततः इसमें कौन विजयी होता है? अशोक। और वो राजा बनता है कब? 269 ईसा पूर्व में, और रहता है कब तक? 232 ईसा पूर्व तक। समझ गए? एक गद्दी पर बैठा। अशोक को शुरुआत में क्या कहा जाता था? चंडाशोक। चंडाशोक क्यों कहा जाता है आप यहीं से समझ सकते हैं। जो अपने भाइयों की हत्या कर सकता है, सोचो वो कितना क्रूर राजा होगा जो अपना 99 भाई को गला काट दिया। ठीक, तो इसको चंडाशोक कहा जाता है। लेकिन बाद में जब कलिंग युद्ध होता है 261 ईसा पूर्व में, तो वहां पे लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनते हैं, 1 लाख लोगों की हत्या होती है, और कहा जाता है कि वो दृश्य देख करके अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने कसम खा ली कि अब जीवन में हम हथियार नहीं उठाएंगे, और बौद्ध धर्म को अपना लिया और धर्म के अनुसार वो शासन करने लगा, धर्म की नीति अपनाया, और उसके बाद उसका नाम क्या पड़ गया? धर्माशोक। ठीक, तो शुरू में ये जिस प्रकार की क्रूरता दिखा रहा था उसके वजह से इसका क्या नाम पड़ा? चंडाशोक। और बाद में जैसे धर्मों का पालन करके शासन किया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? धर्माशोक। यहां तक कोई दिक्कत? आगे देखिए, अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी ये कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध हुआ कब है? 261 ईसा पूर्व में। ठीक, युद्ध क्यों हो रहा था? तो बिना फायदा के तो लड़ाई होगा नहीं। फायदा ये था, कलिंग जिसको आज हम कहते हैं उड़ीसा, ठीक ना, इसी को पहले कलिंग कहा जाता था। और कलिंग जो है दक्षिण भारत से व्यापार करने का मुख्य मार्ग था। ठीक, उसी रास्ते से व्यापार होता था। तो अशोक ने सोचा कि अगर मैं कलिंग पे अधिकार जमा लूं तो व्यापारिक मार्ग मिल जाएगा। और व्यापारिक मार्ग इसको क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ से आता है टैक्स। ठीक, पैसा मिलेगा उसको, आय बढ़ेगा। तो इसलिए ये मार्ग पे कब्जा को लेकर के कलिंग और मगध के बीच हुआ युद्ध 261 ईसा पूर्व में। और इस युद्ध में अशोक विजयी होता है और कलिंग हार जाता है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो वो है आपका जो 13वां शिलालेख मिला है। कई सारे इसके शिलालेख लगभग 182 को बताए हैं। ठीक, तो जो 13वां शिलाभिलेख है उसमें अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, और वहां से हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो स्रोत हमारा ये है। ये भी तुमको MVVI है यहाँ से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलाभिलेख में मिला है, तो वह है 13वां शिलाभिलेख। ठीक, इस अभिलेख से पता चलता है कि इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बने थे और 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पे मारे भी गए थे। लगभग 1 लाख लोग मारे गए इस युद्ध में। और इसी दृश्य को देख करके उसका हृदय परिवर्तित हो गया था। समझ गए? कलिंग युद्ध में अशोक विजयी हो जाता है, लेकिन उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो ये जो हिंसा है उसको त्याग कर देता है। और पहले जो उसकी नीति थी, उस नीति का नाम है दिग्विजय। दिग्विजय का मतलब होता है युद्ध करके विजयी होना। तो इस नीति पे वो चलता था। और कलिंग युद्ध के बाद वो क्या अपना लिया? धर्म विजय, धम्म विजय, कि धर्म के रास्ते पे चल के हमको विजयी होना है। दोनों चीज समझ में आया? पहले क्रूर है, उसके लिए युद्ध द्वारा जगहों को जितना शासन स्थापित करना, यही सबसे बड़ा उसका लक्ष्य है। लेकिन कलिंग युद्ध में जो ये देखता है कत्लेआम, उसके बाद इसका हृदय परिवर्तित होता है और वो इस नीति को छोड़ के इस नीति पे आ जाता है, धम्म विजय, यानी कि धर्म के द्वारा विजय प्राप्त करेंगे, युद्ध न करेंगे और शस्त्र का त्याग कर देता है। फिर नीचे के क्लास में पढ़ना भी था अशोक का शस्त्र त्याग, एक कहानी नाटक के रूप में हिंदी में, कैसे वो त्याग करता है देख के। तो ये वाला नीति अपना लेता है। और क्या करता है? पहले वो कहता था भेरी घोष, दिग्विजय भेरी घोष, युद्ध की घोषणा, भेरी घोष मतलब युद्ध की घोषणा, और उसके बाद दिग्विजय नीति द्वारा का युद्ध करके विजय प्राप्त करना। बाद में इसने किसको अपना लिया? धम्म घोष, यानी धर्म की घोषणा और धर्म के रास्ते पे चल के विजय प्राप्त करना। इस नीति को इसने अपना लिया। अब ये बन गया पूरे तरह से बौद्धिस्ट, बौद्ध धर्म को अपना लिया है। ठीक, ऐसा कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म तो अपनाया था, लेकिन इसके बौद्ध धर्म जो अपनाया था और जो असल में बौद्ध धर्म था उसमें भी कुछ विभिन्नताएं देखने को मिली है, क्योंकि ये कुछ अपने आधार पे भी
कुछ अपने मन से भी कुछ नियमों को लाता था जो समाज के लिए, लोगों के लिए बेहतर हो। तो अशोक के समय में मगध में कई सारे लोग रहते थे, कुछ नहीं तो 3 वो तो ही जाएगा। हिंदू धर्म पहले से था तो वो रह ही जाएगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म था तो 3 धर्म के लोग तो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। और इन तीनों धर्मों में एक टकराव भी रहेगा, कोई बहुसंख्यक रहेगा और कोई अल्पसंख्यक रहेगा। तो ये चीजें थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे अशोक ने क्या किया, वो खुद तो बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन वो सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। समन्वय मतलब सबको एक समान, सबके बीच आपसी संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। वो खुद मान रहा है बौद्ध धर्म को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण और जैन को नीचा कर रहा है, सबको बराबर के अधिकार दे रहा है, सबको अपना धर्म मानने की आज़ादी दे रहा है, ठीक, और समाज में एक समान रहने की आज़ादी दे रहा था। तो ये बढ़िया काम किया, और इसीलिए धीरे धीरे चंडाशोक से क्या बन जाएगा, धर्माशोक बनेगा, आगे चल के प्रियदर्शी बन जाएगा, देवा प्रिय बन जाएगा, देवाना प्रिय नाम है, यानी देवों का प्रिय बन जाएगा। अब सच में था कि ना था पता नहीं, अपन लिखवा दिया बेचारा, ठीक। आगे देखिए, अशोक ने एक नई नीति को अपनाया था, उसका नाम है धम्म नीति, यानी धर्म द्वारा प्रचार प्रसार करके और शासन को चलाना। और धर्म के प्रचार कौन करेगा, तो उसके लिए वो नियुक्ति करता था, और नियुक्ति जिसको करता था उसका क्या कहा जाता था, उसको कहते थे धम्म महामात्र। तो धम्म महामात्र का काम क्या था, धर्मों का प्रचार प्रसार करना, तो इसी के लिए इनकी नियुक्ति होती थी। समझ गई ये बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत। इसके अलावा ये बुक में तुमको नहीं मिलेगा, अशोक के एक बेटा था जिसका नाम था महेंद्र, और एक बेटी थी जिसका नाम था संघमित्रा। अशोक ने अपने बेटा और बेटी दोनों को भेज दिया कहाँ, श्रीलंका। श्रीलंका क्यों भेजा था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। तो अपने बेटे बेटी को भी ये कहाँ लगा दिया, धर्म प्रसार में, धर्म के प्रचार प्रसार तुम करो, ठीक। क्या नाम है, बेटा के महेंद्र और बेटी के संघमित्रा। समझ गए। अशोक ने धम्म नीति में क्या चीज अपनाया, दया, दान, सत्य, पवित्रता, इन सबों को बढ़ावा दिया। वो कहा कि हमें अपने माता पिता को सेवा करनी चाहिए, अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। उस टाइम पे जो शिकार वगैरह होते थे, जानवरों को मार के खाने की जो परंपरा थी, उस पे भी अशोक ने रोक लगाया था कि नहीं, आप पूरे सप्ताह में बना करके और ये जानवरों की शिकार करके उसको नहीं खा सकते हैं। कुछ दिन कर दिया कि आप बस इस दिन ऐसे कि बस इतना ही दिन आपको खाना है, यानी सप्ताह में 2 ही 3 दिन, तो बाकी दिन तो शिकार नहीं होगा, तो उनका भी संरक्षण हो जाएगा। इसके अलावा और भी कई सारे काम किए, सामाजिक आर्थिक रूप से उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया, कुआं खुदवाया, वृक्ष लगवाया, औषधालय, हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, इन सारी चीज़ों को वो करवाया था, इन सब को बनवाया, और इस तरह से उसने अपने शासन को चलाया था। अब देखिए आगे चल के हो जाता है मौर्य साम्राज्य के विघटन। अशोक के बाद कोई योग्य शासक तुमको नहीं मिलेगा, और इतिहासकारों का मानना है कि जो मौर्य वंश का विघटन हुआ उसका कारण है अशोक, उसी के वजह से हुआ है। वो इतना ना अहिंसावादी हो गया कि उसके आने वाले जो जनरेशन के जो राजा थे वो भी क्या हो गए, अहिंसावादी। वो युद्ध करते ही नहीं थे, बौद्ध धर्म, अहिंसा, और राजा के काम होता है युद्ध करना, नहीं करिएगा कोई और आपके ऊपर आक्रमण कर देगा। तो और कई सारे कारण हैं जिसे एक बता रहे हैं, बाकी तो यहाँ लाइन से आएगा ही। तो इतिहासकारों का मानना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण कौन है, मुख्य रूप से अशोक है, ठीक। क्यों है, अशोक के बाद कोई योग्य और शक्तिशाली शासक नहीं आया, और इसके न आने की वजह से साम्राज्य का होने लगा विभाजन। जो वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, जो उसकी देखरेख करते थे, वो अपने राजा के विरुद्ध ही क्या कर दिए, विद्रोह कर दिए कि इस क्षेत्र का राजा हम हैं। तो अगर इसके वंश में कोई योग्य शासक रहेगा तब ना उसको जाके मारेगा, जीतेगा और अपने में मिलाएगा। योग्य शासक ही नहीं, वो अहिंसा पे चलेगा, जाने दो, हमारे तो दादे दान करते थे, हमारे तो पप्पे दान करते थे, हम दान कर देंगे, जाओ ले जाओ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, साम्राज्य बिखरने लगा, और अंत में क्या हो जाएगा उसका अंत में हो जाएगा अंत, ठीक ना। उसके बाद देखो इस टाइम पे यवनों का भारत पे आक्रमण हो गया था, ये भी एक कारण है। इंडो ग्रीक जो यूनानी कहे जाते हैं,
तो वे लोग भी भारत पे आक्रमण कर रहे थे कब्जा करने के लिए, ठीक। और इसके वंश में सब अयोग्य शासक, युद्ध न करने वाला, तो ये भी एक समस्या था। फिर अशोक ने जो अहिंसा की नीति अपनाई और युद्ध का जो त्याग किया, इसके कारण यहाँ की सैन्य शक्ति क्या हो गई, कमजोर हो गई। जब तक सेना को लड़ाइएगा नहीं, युद्ध का अभ्यास नहीं करवाइएगा, वो शक्तिशाली कैसे बनेगा। हमको धावक बनना है, धावक बनने समझते हो, दौड़ने वाला। हम दौड़े ही नहीं, क्या हम धावक बन जाएंगे। हमको बॉडी बिल्डर एकदम बनना है, शरीर बनाना है, हट्टा कट्टा WWE में जाना है, लड़े अखाड़ा में, और हम खाए पिए नहीं, एक्सरसाइज ही ना करें, तो क्या बन जाएंगे। तो सेना रखे हुए हैं और सेना को आप युद्ध ही नहीं करवाइए। आप घोड़ा को रखे हुए कि हम इसको रेस में दौड़ाएंगे, उसको रेस दौड़ाइए ही नहीं, तो क्या वो रेस कभी जीत पाएगा। तो इसका वही हाल हो गया था। राजा खुद अहिंसावादी हो गया है, युद्ध का त्याग कर चुका है, तो सेना हो गया है इसका निकम्मा, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो अभ्यास ही नहीं है। तो अभ्यास नहीं है तो युद्ध के कला भी धीरे धीरे भूलते जा रहा है, और सेना इसकी हो गए कमजोर। अगर कोई आक्रमण करेगा आसानी से इसको सेना को हरा देगा और कब्जा कर लेगा। तो इस वजह से भी मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। उसके बाद अशोक जो है, जैसे ही बौद्ध धर्म को अपनाया, वो बहुत ज़्यादा दान पुण्य वाला काम करने लगा, खूब दान देने लगा। इतना दान देने लगा कि खजाना ही खाली हो गया, जो राजकोष थे वो खाली होने लगे। और शासन चलाने के लिए आपके पास चाहिए पैसा, नहीं है तो आप शासन व्यवस्था सही तरीके से नहीं चला पाएंगे। तो अशोक की जो ये नीति थी, यह भी क्या बन गया, मौर्य वंश के पतन का एक कारण, ठीक। उसके बाद इसके देखो तो अशोक बौद्ध धर्म, बेटा बेटी के भेजिए दिया बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। आगे के जो आ रहा है पीढ़ी वो भी बौद्ध धर्म। तो जब राजा बौद्ध धर्म के है तो वो बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगा। अब भले अशोक सब धर्म को एक समान मानता था, लेकिन राजा जब बौद्ध धर्म के है तो जाहिर सी बात है प्रजा भी उसी की ओर आकर्षित होगी। और इस वजह से खास करके जो ब्राह्मण है यानी हिंदू धर्म आ गया खतरे में, और हिंदू धर्म के जो लोग थे वो करने लगे इसका विरोध। और ये विरोध भी आगे चल करके इसके पतन का कारण बनेगा। जो मौर्य वंश का अंत होगा, उसका अंत करने वाला भी एक ब्राह्मण है, उसी का सेनापति है पुष्यमित्र शुंग, और वही अपने राजा विद्रथ की हत्या कर देता है। और उसके बाद मौर्य वंश का अंत वहां से शुरू होता है शुंग वंश। शुंग वंश के बाद आता है कण्व वंश, और ये दोनों वंश ब्राह्मण थे, ठीक। ऐसे युद्ध करना, शासन चलाने का जो काम है वो था क्षत्रिय का, लेकिन यहाँ पे कौन बन जाएगा, ब्राह्मण बन जाएगा, समझ गए। तो वो चीज हो जाता है। देखो यहाँ बता दिए कि मौर्य वंश के अंतिम शासक जो था उसका नाम क्या है, विद्रथ। और विद्रथ की हत्या किसने कर दी, उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग। और उसकी हत्या करके 187 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, समझ गए। इन सब कारणों से, कारण क्या है, इस टाइम पे बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिल रहा था और बाकी धर्म कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं आ पा रहे थे, उसके विरोध में थे। ये भी कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग विद्रथ को इसलिए मारा क्योंकि उस टाइम पे जो यवन है, इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी, वो भेष बदल बदल के वो बौद्ध धर्म के भेष में देश में घुस रहे थे, मगध में घुस रहे थे। और ये बात पुष्यमित्र शुंग को पता थी, और उसने विद्रथ को बताया भी था कि इस पे एक्शन लेना होगा, क्योंकि जो दुश्मन हैं वो बौद्ध धर्म के भेष में हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन विद्रथ ने उस बात को नहीं माना, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, और अंततः मजबूर होकर के पुष्यमित्र शुंग को विद्रथ की हत्या करनी पड़ी और शासन अपने हाथ में लेना पड़ा, ऐसा भी कहा जाता है, समझ गए। जो भी हो, बात यही है कि विद्रथ की हत्या कौन किया था, पुष्यमित्र शुंग, जो कि उसका सेनापति था, एक ब्राह्मण था। और यहाँ से मौर्य वंश का अंत हो जाता है, शुंग वंश की शुरुआत होती है। कब शुरू होता है, 187 ईसा पूर्व में, लगभग ये चलता है 75 ईसा पूर्व के आसपास तक, समझ गए। अब आइए कि मौर्य वंश तो खत्म हुआ। मौर्य वंश जब था तो वहाँ की प्रशासन कैसा था, ये थोड़ा सा टफ होला, जितना हम बता रहे हैं उतना ही जानना, बोकोला में ज्यादा ध्यान मत देना। देखो, सबसे पहले आइए केंद्र में, जहां पे राजा होता था सबसे ऊपर। तो केंद्र में देखो तो पूरे सरकार का, पूरे सत्ता का, पूरे शक्ति का हेड कौन होगा,
राजा होता था। ठीक, सभी महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेगा? राजा लेगा। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि राजा जो है वो शासन और न्याय का प्रधान होता था, सबसे हेड यही होता था। लेकिन ये अकेले सारे कामों को नहीं कर सकता, इसलिए अपने नीचे महामंत्री, मंत्री, प्रशासक, सेनापति, इन सभी लोगों को रखता था। अपना गवर्नर भी रखता था। खास करके जो राजा का पुत्र होता था वो अलग अलग प्रांतों में गवर्नर बन जाता था, वहां के राजकुमार, और वहां पे शासन के संचालन करता था। समझ गए? तो राजा शासन और न्याय का प्रधान होता था। वह मंत्रियों को प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता था। किस लिए? अपनी सहायता के लिए। ठीक, जैसे उस टाइम पे जो मंत्री होते थे, जो राजा को सलाह देते थे कि आपको कौन से काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो उनको या तो महामात्र कहा जाता था या फिर अमात्य कहा जाता था। ये दोनों नाम किसका था? मंत्रियों का। ठीक, उसके बाद जो राजस्व विभाग को संभालता था, रुपया पैसा वाला, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता था? समाहर्ता। ठीक, फिर जो कोषाध्यक्ष होता था, पैसा के अध्यक्ष, हेड, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस टाइम पे क्या कहा जाता था? सन्निधाता। हाँ, यही सब ऑब्जेक्टिव तुमको बन जाएगा कि मौर्य वंश में राजस्व विभाग के प्रधान को क्या कहते हैं? तो समाहर्ता। मौर्य वंश में कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो सन्निधाता। और मौर्य वंश में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था गुढ़ पुरुष। जो गुप्तचर होता था, गुप्तचर मतलब समझती है, वो राजा के लिए काम करेगा लेकिन तुमको पता नहीं रहेगा, वो तुम्हारे बीच में ही रहेगा और सारी जानकारी निकाल करके वो भेजेगा राजा के पास। ये काम आज भी होता है। हम लोग के देश में जो रॉ है, रॉ का यही काम है। हाँ, उसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो किसी को नहीं पता रहेगा। आपको छोटा मोटा कोई पोस्ट दे दिया जाएगा, जैसे मान लो हम ही रॉ के एजेंट रहेंगे, तो हम हैं रॉ में काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आके हम तुमको 200-400 रुपए में पढ़ाते रहेंगे। क्यों पढ़ाते रहेंगे? यहाँ पे हमको कुछ खुफिया जानकारी निकालनी है, तो हम एक टीचर ग्रुप में यहाँ रहेंगे, मेरा डेटा किसी को नहीं पता रहेगा, हम यहाँ मर जाएंगे लेकिन किसी को पता नहीं होगा कि हम रॉ में काम करते थे, और सरकार भी नहीं बताएगी, नहीं बताएगी कि मर गए। यहाँ तक कि वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगी, कहेगी कि हमारे देश का ये नहीं है। तो इस तरह की चीजें होती है। हम कहीं भी जा सकते हैं, जहां हमको जरूरत पड़ेगी वहां हमको जाना है। दूसरे देश में है तो वहां भी जाके हमको कुछ भी हो सकता है, हमको वहां भीख मांगना पड़े तो हम भीख भी मांगेंगे वहां रह करके, और एक भिखमंगे के जैसा रहेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जहां पता चला आपका क्या होगा आप समझिए और वो समझिए, देश उसमें कहीं से नहीं इन्वॉल्व होगा। अंदर अंदर तक जितना होगा वो बचाने के प्रयास करेगा लेकिन खुल के सामने नहीं आएगा। तो गुप्तचर का जो जीवन होता है वो इस प्रकार के होता है। तो पहले के राजा भी अपना गुप्तचर रखते थे, समझ गए। उसके बाद न्याय व्यवस्था में हेड तो राजा होता था, लेकिन हर मामले की सुनवाई राजा नहीं करेगा। उसके लिए कौन होते थे? न्यायाधीश होते थे। और जब बड़े बड़े मुद्दे होते थे तो उसका फैसला कौन करता था? राजा। बाकी छोटे मोटे जो भी मामले हैं वो न्यायाधीश कर लेता था, समझ गए। तो ऐसे करके चलता था केंद्र में प्रशासन। उसके बाद आइए सैनिक व्यवस्था। तो कहा जाता है कि मगध के जो सैन्य व्यवस्था है वो बहुत ही उत्तम था, इसलिए तो ये दुनिया 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना और आगे चल के साम्राज्य का रूप लिया। एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है प्लिनी। प्लिनी बताते हैं कि मौर्य वंश में, मौर्य साम्राज्य में 6 लाख पैदल चलने वाले सेना थे, जो पैदल चलते थे। 6 लाख, सोचो, जखनी 6 लाख सेना पैदल एक साथ उतरेगा मैदान में, किसकी हिम्मत है कि इससे भिड़ जाए? 6 लाख पैदल, 30,000 घोड़ा के साथ, 9,000 हाथी और 8,000 रथ था। इतना माने सेना था इसके पास। तो सैन्य शक्ति मजबूत थी, इसीलिए इसका प्रशासन भी मजबूत था, या कहो कि इसका प्रशासन मजबूत था। पदाति मतलब होता है पैदल चलने वाला, समझ गए। तो ये इसके पास सेना था जिसके माध्यम से ये शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से चला पाता था, समझ गए। राजस्व व्यवस्था में बात करिए तो देखिए, राजस्व व्यवस्था में मौर्य वंश को दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, वन, ब्रज, वाणिज्य पथ, ये सब राजकीय आय के स्रोत थे। यानी इन सभी जगहों से क्या करता था?
आय कलेक्ट करता था, दुर्गों से, राज्य से, खनी हो गया या सेतु पुल हो गया, वन, ये सब जो भी चीजें हैं या वाणिज्यिक जो मार्ग हैं, तो वहां से टैक्स लेगा और इन सभी चीजों से उसको आता था राजकीय आय, इनकम। ठीक, इसके अलावे उस टाइम पे जो नई बस्ती बसते थे, ये इंपॉर्टेंट है, अपनी याद रखना, तो नई बस्तियों को कहा जाता था सीता, और जो नई बस्तियों का हेड होता था, अध्यक्ष, जो पूरा वहां के कार्यभार को संभालता था, उसको कहते थे हम लोग सीता अध्यक्ष। ये दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछेगा सीता का अर्थ क्या है, नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें नई बस्ती या खाली बस्ती रहेगा। या पूछा जाएगा कि जो नई बस्ती होते थे उसके अध्यक्ष को क्या कहते थे, 4 ऑप्शन रहेगा, आपको क्या होगा, सीता अध्यक्ष। समझ गए, तो सीता कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पे किसानों से भी टैक्स लिया जाता था, जितना उसका उत्पादन होगा उसका 1/4 लेगा, चाहे उसका 1/6 लेगा। ये डिपेंड करता था उत्पादन पर। अगर उत्पादन अच्छा हुआ है तब लेगा तुमको 1/6, 4 ना लेगा। उत्पादन ज्यादा हुआ है तो थोड़ा से ज्यादा ना लेगा, तो 1/4 यानी 100 किलो में 25 किलो। लेकिन मान लो अगर उत्पादन तुम्हारा कम हुआ है तो कर देगा 6, तो 6 से भागा कर लो, उसमें कितना आता है, रुक जाए तो 100 में, तो 6 एकम 6, 100 में भागा कर ले, तो हो गया तुमको 1, और उसके बाद बचेगा यहाँ पे 4, तो मान लो 16 से 17 किलो। ठीक, अगर उत्पादन अच्छा हुआ है तो 100 किलो में कितना लेगा, 25 किलो, और अगर उत्पादन खराब हुआ है, गिरावट हो गई है, तो लेगा 100 किलो में 16 से 17 किलो। इतना वो लेता था आय के रूप में या टैक्स के रूप में किसानों से अनाज। इसके अलावे मान लीजिए कि कोई नाव, व्यापारिक जहाज आया है तो तट पे आके लगेगा, तो उसके लिए आप टैक्स दीजिए, जिसको हम तट कर कहते हैं, वहां पे व्यापार करिएगा। तो आप नगर में वस्तुओं की खरीद बिक्री कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप टैक्स दीजिए, चुंगी दीजिए, खान कारखाना, सब ये सब टैक्स है। ठीक, तो ये सारे के सारे उसको टैक्स आते थे, ये सब चीजों का। समझ गए, तो इस प्रकार से अलग अलग टैक्स लेकर के वो अपने आय को बढ़ाता था। यही राज्य के इनकम का मुख्य स्रोत था, यहीं से उसको इनकम होता था। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब है प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन कि राज्य में, जैसे मैंने एक तो हो गया तुमको कि ये पूरा साम्राज्य है, इस साम्राज्य में छोटे छोटे राज्य हैं। ठीक, और इस राज्य में छोटे छोटे और जगह हो सकते हैं, ऐसी ना बंट रहता है। जैसे इसको ऐसे समझो कि हमनी के ये पूरा बड़का जो है ये हो गया हमनी के भारत, तब भारत में फिर राज्य है, राज्य में जिला है, जिला में प्रखंड है, प्रखंड में गांव है, ऐसे बंटे हुए हैं, और सबके लिए व्यक्ति है जो काम कर रहा है एक दूसरे के स्तर पर। तो वैसे ही यहाँ पे भी था। इसकी जानकारी हमें मिलती है कहाँ से? अशोक के अभिलेख से बेहतर इसकी जानकारी मिलती है। जब हम अशोक के अभिलेख पढ़ते हैं तो माना जाता है कि मौर्य साम्राज्य जो है वो 5 गो प्रांत में बंटा हुआ था, यानी पूरे मौर्य साम्राज्य को, कैसे आज हम पूरे भारत को 28 राज्य में बांटे हुए हैं, वैसे ही पूरा मौर्य साम्राज्य 5 राज्य में बांटा हुआ था। एक था उत्तरापथ, आपको नीचे मिल जाएगा कि उत्तरापथ में कौन सा जगह होता था, बॉक्स में है, देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद अवंतीरथ, दक्षिण, कलिंग और प्राची, ये सभी तुमको 5 राज्य थे। 5 राज्य में ये पूरा साम्राज्य बंटा हुआ था। समझ गए? और यहाँ पे जो प्रांत के जो शासक होता था, एक तरह से राजा के नीचे, उसको हम क्या कहते थे? राष्ट्रपाल। और जो गांव में होता था, गांव के हेड, उसको क्या कहते थे? ग्रामिक। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा तुम कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूजन वाला आ जाएगा। एक अभी बताएं कि नए बस्ती को क्या कहा जाता था? और नए बस्ती के अध्यक्ष को? बस्ती मतलब गांव में ना होता है, लेकिन अगर पूछेगा कि गांव के प्रधान को क्या कहते थे, तब ग्रामिक। लेकिन अगर पूछे कि बस्ती में, तब सीताध्यक्ष रखना। ठीक ना, कंफ्यूज मत होना। गांव वाला मिलेगा और नीचे जाके देखो ग्रामिक 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 मिला। ठीक, तो गांव के जो प्रधान होते थे मौर्य वंश, उनको क्या कहते थे? ग्रामिक कहते थे। जो प्रांत के प्रधान होते थे उनको राष्ट्रपाल कहते थे।
और जो नई बस्ती थी उसको सीता, उसके अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ गुप्तचर को क्या कहते थे? गुड पुरुष। ठीक। कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? सनिधाता। और राजस्व विभाग के जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? ठीक। अमात्य किसको कहते थे? मंत्री को। समझ गए? तो ये सब कुछ यहाँ पे तुमको याद रखना पड़ेगा। ये सब थोड़ा टफ हो जाता है याद करना। और हम सोच रहे हैं कि तुनी के मार्च से टेलीग्राम पर तुनियों के शुरू कर देंगे। अभी ना 2-4 चैप्टर हो जाए मार्च तक, उसके बाद टेलीग्राम पर टेस्ट लगातार ना चलेगा, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, फिर 6 महीना 8 महीना हो जाएगा, तब पर डे चलते रहेगा 1 घंटा। अब आगे देखिए, नगर प्रशासन जो शहर था, खास करके हम पाटलिपुत्र की बात करें तो माना जाता है कि पाटलिपुत्र जो है वो चलाया जाता था, पूरे व्यवस्था को एक समिति बोर्ड हुआ करती थी। ठीक। और इसी के अधीन पूरा नगर था, पूरा पाटलिपुत्र था। इसमें 30 गो सदस्य थे। समझ गए? इसको किया कैसे गया था? मान लो ये है तुम्हारा समिति बोर्ड, तो समिति बोर्ड को बांट दिया गया 5 भाग में। 1 भाग 2 भाग सबके नाम होगा, नाम है ना, खाली हम यहाँ समझ लो, तो नाम फिर बताइए देंगे। और हर समिति में 5 लोग होते थे। ठीक। 5-5 गो, तो टोटल कितना लोग हुआ जरा आप हम लोग बता दीजिए तो? 30 गो हो गया। मेन जो समिति बोर्ड है तो 6 गो होगा, 6 गो होगा, हम 5 बता रहे हैं, 6 गो होगा। 6 गो उप समिति था। एक समिति है बोर्ड समिति, जिसके सदस्यों को हम लोग कमिश्नर कहते थे, नगर कमिश्नर, वो सब आ रहे हैं वहां बताएंगे। हाँ, और उसके बाद इस समिति को हम कितने भाग में बांट दिए? 5 भाग में, 6 भाग में। और 6 भाग में प्रत्येक उप समिति में कितने लोग? तो पूरे नगर को चलाने वाले कितने लोग? 30 लोग। 5 6 का 30। तो ये सभी लोग मिल करके प्रशासन को चलाते थे। किस समिति का क्या काम था वो भी तुमको दिया हुआ, लेकिन हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, वो इम्पोर्टेंट अभी तुम्हारे लिए नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको बुक में है कि कौन समिति अतिथियों की देखरेख करता था, कौन टैक्स वसूलता था, कौन उत्पादन के चीजों को बेचने के लिए बाजार उपलब्ध करवाता था, ये सब तुमको वहां पे मिल जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पे एक था तुम्हारा समिति बोर्ड, और उस बोर्ड के थे 6 उप समिति, प्रत्येक में 5-5 सदस्य। जो सदस्य थे उनको कहते थे हम नगर कमिश्नर, या कहते थे उसको स्टीनोमई। तो स्टीनोमई या नगर कमिश्नर कहते थे। और जो नगर प्रशासन के जो हेड होता था उसको हम नगरा अध्यक्ष कहते थे, यानी नगर का अध्यक्ष। यही सब बात आप लोगों को याद रखनी है। समझ गए? अब आइए अशोक के प्रशासनिक सुधार। जब अशोक राजा बना था तो उसने प्रशासन में कई सारे सुधार किए थे। पहला सुधार, इसने लोक कल्याणकारी नीति को अपनाया। जैसे ही बौद्ध धर्म अपनाया, किस नीति पे काम करने लगा? ऐसा नीति जिससे लोगों का कल्याण हो। ठीक। और अपने आप को कौन सा उपाधि दिया? देवाना प्रिय, देवानंद प्रिय कहो। तो देवानंद प्रिय मतलब होता है देवों का प्रिय, ये उपाधि दिया। हाँ, प्रियदर्शी। ठीक, खाली ना, तो ये वाला उपाधि लिया। और एगो शिलालेख मिला है कलिंग से, है ना, ये लगभग कितना 182 को शिलालेख बताए हैं ना टोटल है। तो पहला जो शिलालेख है उस पे वो लिखा का है कि ये जितनी भी प्रजा है वो मेरी संतान है। ये पूछ सकता है कि अशोक ने किस शिलालेख में लिखा है कि सभी प्रजा मेरे संतान है, सभी मनुष्य मेरे संतान है? तो वो है शिलालेख 1 में, प्रथम कलिंग कालिंग हुई है। प्रथम कलिंग शिलालेख में अशोक ने अपनी प्रजा को अपना संतान माना है। यहाँ देखो ब्रैकेट में जो लिखा है उसमें क्या लिखा हुआ है? सभी मनुष्य मेरे संतान है। नीचे देखो कौन सा शिलालेख है? है, तो उसी में ये कहा है। तो ये पहला चीज प्रशासनिक सुधार में क्या किया? जितने भी लोग थे इसके शासन में, इसके साम्राज्य में जितने भी प्रजा थे, उन सबको ये अपना
संतान माना। ठीक, उसके बाद ये तो बता ही दिए कि उसने धर्म नीति को मानना शुरू किया, बौद्ध धर्म अपनाया, धर्म नीति लाया और उसके प्रचार प्रसार के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति की, पीछे भी बता दिए हैं। ठीक, उसने व्यवहार समता और दंड समता पर बल दिया। बोल लिखा है, देखिए हैं, अब मिस टाइपिंग सब हो गया तो हो गया। देखो, व्यवहार समता और दंड समता मतलब समझती हो, हर किसी के साथ राजा एक जैसा व्यवहार करेगा और हर किसी के लिए दंड भी एक जैसा होगा। अगर गुनाह एक है तो सजा भी एक ही होगा, चाहे वो कोई भी हो। ठीक, राजा हो या उसका वंशज हो या जनता हो या अधिकारी हो या अमीर हो या गरीब हो, जब गुनाह एक है तो दंड भी एक होगा और राजा सभी प्रजा के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। वो ही नहीं दिखेगा कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये करीबी है, दूर है, सब उसके लिए एक समान है, क्योंकि सब उसका क्या है, संतान है, इसलिए वो सबको एक जैसा मानेगा। मानता था नहीं मानता था पता नहीं, लिखा हुआ यही मिला है। समझ गए। उसके बाद ये तुमको हम बता दिए हैं कि उसने औषधालय का निर्माण करवाया, हॉस्पिटल, सड़क का निर्माण कराया, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करवाया, सड़कों में कुआं खुदवाया ताकि जो भी राहगीर हैं वो आराम से वहाँ पे अपना वृक्ष है, वृक्ष के नीचे कुआं है, आराम से राहगीर आएगा, खास करके गर्मी के दिनों में अपना वहाँ रुकेगा, जो भी नाश्ता पानी खाना पीना करना है वहाँ पानी निकालेगा, खाएगा पिएगा, पेड़ के नीचे आराम करेगा। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था किया था। नहरों का निर्माण करवाया, कुआं खुदवाया ताकि कृषि सबकी विस्तार हो सके। तो ये सारे काम अशोक के द्वारा किए गए थे। समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब आ जाइए थोड़ा सा मौर्योत्तर काल में, जब मौर्य वंश खत्म हुआ तब देखिए, मौर्य वंश के बाद मगध में कौन सा वंश आया? शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। कब? 187 ईसा पूर्व में। किसकी हत्या करके? अशोक की हत्या कर, विद्रथ की हत्या किया था, अभी ना बताए हैं जी। विद्रथ की हत्या करके ये राजा बना। ऐसे देखो तो मौर्य वंश में जितने भी राजा हुए उसकी राजधानी कहाँ थी? लेकिन इसने अपना 2 राजधानी रखा। शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने 2 राजधानी, एक तो इसका पाटलिपुत्र है, ये है, एक और कौन बनाया? विदिशा नाम के जगह। ठीक, तो इसको भी इसने अपना राजधानी बनवा लिया, जो मालवा का पठार है पूरब में, तो उस तरफ, माने एक जगह था उसका, और कौन? विदिशा। तो शुंग वंश के कितने राजधानी है? 2 गो। एक उसका पाटलिपुत्र है, दूसरा है विदिशा। विदिशा को राजधानी क्यों बनाया? देखा कि हम पाटलिपुत्र से पूरे साम्राज्य को नहीं चला सकते हैं, तो एक और राजधानी बना दिया। कहाँ? विदिशा, ताकि जो दूर के क्षेत्र है वहां पे हम कंट्रोल यहाँ से रख सके। तो ये काम किया। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग का जो सबसे खतरनाक लड़ाई जो रहा वो हुआ विदर्भ के साथ। विदर्भ जगह है कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में आज है। ठीक, तो विदर्भ के साथ इसका सबसे ज्यादा लड़ाई चला। बाप भी लड़ा, अब बाद में इसका बेटा जिसका नाम है अग्निमित्र वो भी लड़ा। हाँ, पुष्यमित्र शुंग के बेटा के क्या नाम है? अग्निमित्र। समझ गए। तो अग्निमित्र ने भी लड़ा और अग्निमित्र विदर्भ को जीत गया था। वहां के जो राजा था यज्ञसेन, उसको वो हरा दिया और विदर्भ पे शासन स्थापित कर लिया था। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ठीक, विद्रथ मरा, पुष्यमित्र शुंग आया, उसने अपनी 2 राजधानी रखी, एक पाटलिपुत्र एक विदिशा। ठीक, उसके बाद इसका लड़ाई किसके साथ चल रहा है? विदर्भ नाम के जगह है, कहाँ? महाराष्ट्र में, वहां के राजा से। और पुष्यमित्र शुंग के बाद वो लड़ाई कौन कंटिन्यू किया? उसका बेटा अग्निमित्र, जो कि उस टाइम पे विदिशा के राज्यपाल था, वहां पे यही संभाल रहा था। तो इसका सेनापति गया और विदर्भ के जो राजा थे यज्ञसेन, उसको हरा दिया और हरा करके उसको अपने में मिला लिया। तो इस तरह से ये काम किया। अब हम ये जो बोल रहे हैं क्या अपने मन से बोल रहे हैं? एक किताब है, नाम है मलविका अग्निमित्रम। ठीक, ये किताब लिखे हैं कालिदास। उसी किताब में इस बात का वर्णन मिलता है। समझ गए। कालिदास बहुत बड़े रचनाकार थे। ऐसे कहने के लिए लोग इनको भारत का शेक्सपियर कहता है, लेकिन बात गलत है। ठीक, शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास था।
कालिदास भारत के शेक्सपियर नहीं है, शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास था। पूछो कैसे? हाँ, कालिदास के देखो तो टाइम कितना है, 100। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं काल, वो कौन सा है? 187 से लगभग 75 ईसा पूर्व। ठीक, ये टाइम है। ये किसका टाइम है? इसी में कालिदास है ना। कहीं तुम ले लो, हम चलो 75 ले लेते हैं, 75 ईसा पूर्व। और जब इंग्लिश पढ़ाएंगे तो तुमको हम दिखाएंगे इसका शेक्सपियर का जो टाइम है, शेक्सपियर का समय जो है वो है तुमको 1500 ईस्वी के बाद। एग्जैक्ट इसका जन्म नहीं याद है, लेकिन 1500 ईस्वी में है। ठीक, तो बताओ पहले कालिदास आया कि पहले शेक्सपियर? शेक्सपियर 1500 ईस्वी में है, ये 75 ईसा पूर्व में है। पहले ईसा पूर्व आता है कि पहले ईस्वी? पहले ईसा पूर्व। तो पहले कालिदास की पहले शेक्सपियर? पहले कालिदास। तो कालिदास जैसा शेक्सपियर लिखता था कि शेक्सपियर जैसा कालिदास? सिंपली बताओ। शेक्सपियर लिखा था कालिदास। हम अपन गुरुजी के जैसा पढ़ाएंगे कि हमारे गुरुजी हमरा जैसा? क्यों? हमसे पहले है। तो 75 ईसा पूर्व पहले कि 1500 ईस्वी पहले? हमरा बताओ, एकरा यह ना पता है कि पहले कौन है। ईसा पूर्व मतलब हुआ है कि अभी 0 तक नहीं पहुंचे। यहाँ से मांगेंगे 0 और फिर इनसे शुरू होगा 1 ईस्वी, और 1 ईस्वी से पहुंचेंगे कहाँ? 1500। इसका जब 15 को खानदान नहीं था, अगर एवरेज में हम 100 साल भी लेके, एक आदमी 100 साल जीता ना है, 100 साल पर चले, जब इसका 15 खानदान के अता पता नहीं था, तब हमारे यहाँ कालिदास हुआ करते थे। ठीक, और उन्होंने कई सारे नाटक लिखे, और उसके बाद कालिदास के जैसा नाटक कौन लिखता था? लेकिन अगर ये बोला जाए कि इंग्लैंड का कालिदास है शेक्सपियर, तो कहीं ना कहीं भारत ऊपर हो जाएगा और इंग्लैंड नीचे, और अंग्रेज को कतई मंजूर नहीं था। उसने घुमा दिया इस बात को, और क्या कहा? भारत का शेक्सपियर है कालिदास। अरे बैला, एक अंदानो खानदान के पता है जो ये लिखते थे। तो एक साइकोलॉजिकल खेल खेला गया है, वैसे ही आएगा इसी चैप्टर में। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त। जब समुद्रगुप्त था तब नेपोलियन के बापो दादा के नहीं पता था। तो वो नेपोलियन है वहाँ के, यूरोप के कहो या जो ब्रिटेन फ्रांस जो भी कहना है कि वहाँ के समुद्रगुप्त किसको कहते हैं, तो कहो कि नेपोलियन को। समझ में आ रहा है बात है? हम लोग पहले थे, लेकिन अगर वो हमको ऊपर रख देगा तो वो अपने आप को नीचे महसूस करेगा, इसलिए घुमा दिया बात को। ठीक, कि हमारे सर जी हमारे नियर पढ़ाते हैं, इसका मतलब बड़ा कौन? हम हो गए। साइकोलॉजिकल रूप से तुम्हारे दिमाग से खेल गए। हमारे सर जी हमारे नियर पढ़ाते हैं, मतलब हम बढ़िया पढ़ाते हैं, वो हमारे से खराब पढ़ाते हैं, हमको कॉपी करते हैं। वही वाला हाल हो गया यहाँ, समझ गए? तो जो भी हो, तो यहाँ पे कालिदास का एक किताब है, ये याद रखिएगा। पूछता है मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है, तो कालिदास हैं। ठीक, इसी में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। जब पुष्यमित्र शुंग था तो उस टाइम पे भी हम बताइए दिए कि यूनानी, हिंद यूनान जो है उसका यहाँ पे क्या हो रहा था? आक्रमण हो रहा था, और उसी के लिए तो वो विद्रथ को चताया था कि देखो संभालो इसको, न चेता कि ले तू निकलिए जोता न सुन बेटा। ठीक, तो इसको भी वो संभाला था। उसके बाद ये ब्राह्मण था, तो बौद्ध धर्म पे थोड़ा रोक लगाया और ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया। ठीक, तो ये काम भी पुष्यमित्र शुंग किया था। इसी समय पे एक व्यक्ति हुआ करते थे, एक ऋषि मुनि हुआ करते थे जिनका नाम है मनु, और उन्होंने शुरू किया लिखना क्या चीज? मनु स्मृति। ठीक, जो कि भारत के कहो कि जो वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआत है वो यहीं से होता है, मनु स्मृति से। तो मनु स्मृति के लेखक कौन है? मनु, और किस काल में लिखा गया है? जब शुंग वंश का काल था तब। ठीक, इसी टाइम पे एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है पतंजलि, और पतंजलि ने किताब लिखी है, उसका नाम है महाभाष्य। कंफ्यूज मत होना, पतंजलि के किताब का नाम क्या है? महाभाष्य। और लिखे कैसे? तो आप लोग अगर 10th वाला याद होगा, तब पाणिनि ने व्याकरण में एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है अष्टाध्यायी। तो पाणिनि की किताब के क्या नाम है?
किताब में वहाँ कंफ्यूज हो जाएगी। लिखल है पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका महाभाष्य लिखी। सीधे तुमको याद रखना है कि पतंजलि के लेखक कौन है। पतंजलि किसका लेखक है? महाभाष्य के। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। बस ये दो बातें आपको याद रखनी है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि और महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। और इसी टाइम पे ये किताब लिखाया था कौन? महाभाष्य। ठीक। इसका शासनकाल कब तक रहा है? 75 ईसा पूर्व तक। उसके बाद शुंग वंश के बाद कौन आया? कण्व वंश। ठीक। और कण्व वंश के संस्थापक कौन है? तो उसका नाम है वसुदेव, जो कि एक ब्राह्मण था। ठीक। लेकिन कण्व वंश ने अपने शासनकाल में कोई ऐसा जलवा नहीं दिखाया जिसके लिए इतिहास में हम उनको पढ़े। बहुत कम इनके बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। इतिहास उसी को याद रखता है जो अपने जीवन में कुछ असंभव काम को संभव करके दिखाता है। जो दुनिया से न होने वाला है वो अगर आप कर दे तो इतिहास आपको याद रखेगा। इन्होंने उस तरह के काम नहीं किया, इतिहास ने इनको भुला दिया। जिसने भी उस तरह के काम किया इतिहास उसको याद रखे हुए हैं। आगे के क्लासेज में आप जाएंगे तो आपको कण्व वंश के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन फिलहाल कण्व वंश इतना बढ़िया काम नहीं किया है कि हर क्लास में हम उसके बारे में पढ़े। समझ गए? वो गहराई के पढ़ाई जब करिएगा डीपली जाके तब मिलेगा। तो आज के क्लास जो है आपको यहीं तक रहेगा। बस इसमें यही याद रखिएगा कि शुंग वंश के बाद कौन आया? कण्व वंश। और कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। समझ गए?